सभी प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि यदि विद्यमान अभिलेख हो अन्य सामग्री का विश्लेषण द्वारा व्यवहार और अभिवृत्तियों का पता लगाने के लिए शोध किया जाता है, ये किस रूप में जाना जाएगा? जिसमें दिया कि पास्ट रिसर्च यानी कि विगत रिसर्च जो हो सकती है, नॉन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, नॉन पार्टिसिपेट रिसर्च या अर्चिव रिसर्च, पूरा लेखी शोध। तो पास्ट रिसर्च में तो बहुत सारे रिसर्च आएंगे। देख, कोई जरूरी नहीं है कि कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न आया हुआ है और वो प्रश्न में अगर ऑप्शन दिया है तो उसका मतलब भी हो। अब पास्ट रिसर्च में तो आप ये भी कह सकते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च होगा, आप ये भी कह सकते हैं जितने रिसर्च हो चुके हैं पास्ट रिसर्च में आएंगे। तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि पास्ट रिसर्च कोई एक टाइप हो और गैर ऑब्जर्व रिसर्च जहां पे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, अवलोकन नहीं कर सकते, और नॉन यानी बहुत सरल प्रश्न है जिसको पूरा लेखी कहा जाता है। अगर यहीं पे हिस्टोरिकल रिसर्च अगर दिया होता, ऐतिहासिक शोध, तो फिर हम किसको सिलेक्ट करते? सवाल सबसे बड़ा कौन सा है? ये है, ये नहीं है कि नहीं इसमें दे दिया कि नहीं पूरा लेखी विभाग शोध काम हो गया। ठीक है, यानी सवाल ये है कि अगर आपने कहा कि यदि विद्यमान अभिलेख है पहले से अन्य सामग्री विश्लेषण व्यवहार अभिवृत्तियों का पता लगाने के लिए शोध कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूरा लेखी विभाग। अब ये जो शोध का टाइप होता है, इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि जो पहले से उससे संबंधित, जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो उससे संबंधित विगत कुछ उससे संबंधित कुछ लिखित रिकॉर्ड के आधार पर एक या एक से अधिक क्या होते हैं, एक से अधिक चरों के बीच आंकड़ों को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। और इकट्ठा करने के बाद उस रिकॉर्ड के आधार पर, जैसे रिकॉर्ड में मूलतः स्कूल हुआ, अस्पताल हुआ, पुलिस हुआ, सरकारी दस्तावेज हुए, पुस्तकालय हुए, ये सारी चीजों से प्राप्त किए जाते हैं रिकॉर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? पूरा लेखी शोध कहा जाता है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? डी। अगर पहले क्वेश्चन में किसी को समस्या है तो आप यहीं पे हमें कमेंट करके बता दीजिए और पूछ लीजिए, लेकिन क्लास को शेयर लाइक जरूर करिए आपसे। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको शेयर लाइक जरूर क्लास को करें। अगर कोई समस्या है तो आप यहीं हमें बता दीजिए कि नहीं सर समझ में बात नहीं आई, कैसे होगा, तो हम यही समस्या का समाधान करके तब आगे बढ़े। ठीक है, अगर दिसंबर में वास्तविकता में आपको जेआरएफ होना है, ठीक है, तैयारी करने में सबसे बड़ा अहम रोल होता है कि 2-3 चीजों का ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को धोखा न दे और अपने गार्जियन को धोखा न दे। अभिभावक जो आपके घर के परिवार जो आपको पढ़ा लिखा रहे, जो आपकी आशा रखे, उनको भी आप क्या करें? धोखा न दें। ठीक है, उनको धोखा नहीं देना चाहिए। साथ साथ में और बातें हैं
आपको केवल पढ़ना जरूरी नहीं है। कोई थ्योरी आप पढ़ ले रहे हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद काम खत्म हो गया। अगर आप तरफ होना है तो आप थ्योरी के साथ साथ अपना टेस्ट लगातार करते रहिए, लगातार करते रहिए। दवा की तरह एकदम वो दवा की तरह सुबह शाम लीजिए। ये रामबाण मैं आपको बता रहा हूँ। और जीवन में जब तैयारी करना स्टार्ट कर, आईएएस पीसीएस हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके का एग्जाम की तैयारी करता है, अपने आप को फर्स्ट रैंक लाया हो, अपने आप को तोफ भी लगाता है, तो उसके जीवन में ये बात जरूर आती है कि अब लग रहा है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन तब भी वो फर्स्ट रैंक लेकर के आता है। यानी कभी भी अपने जीवन में आप क्या करेंगे, पीछे नहीं हटना है। और धोखा तो बिल्कुल मत देना। आप अपने आप को मत देना, अपने परिवार को मत देना जो आशाएं लगा करके बैठे। अगर ईमानदारी से तैयारी करनी है तो बस तैयारी करिए। राज जी बहुत अच्छी बात है, 35 प्लस कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक सकल नामांकन अनुपात 50% की सीमा तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। अब यहाँ पे जो 2016 में सरकार बनती है, उससे पहले आपको याद होगा 2005 में एक आयोग आया था जिसका नाम था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 13 जून 2005 को आता है। 2006, 2007, 2008, 2009 में क्या करता है, वो अपनी रिपोर्ट पूरी सबमिट करता है। और पूरी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद 2014 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को भंग कर दिया जाता है। और भंग कर दिया जाता है तो नई सरकार बनती है। और 2016 में ये बातें कही गई कि क्यों ना 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी और उसके साथ हम शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोई आयोग, कोई नीति को लेकर के आए। 34 वर्ष बाद ये कहानी हुई और 31 मई का दिन था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया। और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक नीति का किया जाता है। 29 जुलाई 2020 को अंतिम रूप दिया जाता है। 2020 को अंतिम रूप दिया जाता है और 31 मई को ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। 5 सिद्धांतों पे ये काम करती है, जिसमें सबसे पहले होता है हर विद्यार्थी तक हमें पहुंच बनानी है और समानता को लाना है। समानता के साथ साथ ये चुनौतियां थी, गुणवत्ता को मेंटेन करना है। गुणवत्ता को मेंटेन करने के साथ साथ सामर्थ्य अनुसार शिक्षा देना है। सामर्थ्य अनुसार के साथ जवाबदेही को तय करना है। जवाबदेही तय करना है। ये 5 बिंदुओं, चुनौतियों को लेकर के इस शिक्षा व्यवस्था को एनएपी 2020 को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 साल बाद आई, जिसने बहुत सारे, जैसे अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और क्या बात करती है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात करती है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, शोध को बढ़ावा देने के लिए, साथ साथ में आपको याद होगा नेशनल टेक्निकल एजुकेशनल फोरम, फुल फॉर्म भी पूछा गया और क्वेश्चन भी पूछा गया। तकनीकी शिक्षा के लिए किसका, यानी एनटीईएफ, नेशनल टेक्निकल एजुकेशनल फोरम की स्थापना की बात की गई। मेरू की स्थापना की बात की गई। मेरू का फुल फॉर्म कौन बताएगा? मेरू की स्थापना की बात की। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में से इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जितने भी एनसीटी, सीआरटी और जितने भी संस्थाएं यूजीसी काम कर रही हैं, इनको सबको हटा करके एक अम्ब्रेला टर्म के एक संस्था को लाया जाए, जिसका नाम था नेशनल हायर
हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया, अम्ब्रेला टर्म थी, जिसमें एक ही छत के नीचे सारी शिक्षा को। सबसे पहला NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो पहला स्तंभ है। कौन सा पहला स्तंभ है? और दूसरा, नैक की जगह स्थापना की जाएगी NAC की, और UGC की जगह स्थापना की जाएगी हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन की बात की जाएगी। और GEC का क्वेश्चन लगातार पूछा गया, चौथे नंबर स्तंभ की ये क्या होगी? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, यहां पे क्षमा चाहते हैं, ये हायर एजुकेशन, क्षमा चाहते हैं, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, क्षमा चाहते हैं। ठीक है, ये 4, इसको पहला, दूसरा, तीसरा, और ये कानून और विधि और किसको के कार्य करता है, याद रखिएगा, छोड़ कार्य करता है, विधि और कानून को छोड़ करके कार्य करता है। ये नैक प्रत्यायन का काम करता है, और ये हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन है। ठीक है, ये UGC फंड देने का काम करता है। ये क्या? अपेक्षित परिणाम, स्नातक अपेक्षित परिणाम, ये शब्द आपको मिल जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, उसका आंसर आप क्या करेंगे? इसका आंसर करेंगे क्या? GEC। ये क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म की, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लग रही तो शेयर लाइक जरूर करिएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी, वेरी गुड। तो बहुत सारी बातें हैं NAP 2020 में, जो लगातार क्वेश्चन क्या है, इस सीक्वेंस को भी आप नहीं तोड़ सकते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में बात आ रही है। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यहां पे दिया गया है कि किस वर्ष सकल नामांकन अनुपात 2050 को बढ़ा करके कर दिया जाएगा 2035 तक। ठीक है, उससे पहले 2018 में कितना था? 2018 में जो था वो था 26.3% के आसपास। 2018 में जब देखा गया तो 26.3 के आसपास, जिसको बढ़ा करके 2035 तक कर दिया जाएगा। क्लियर है सभी को बातें? किसी बच्चे कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? सबको बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि किस मॉडल प्रतिमान पे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। अब यहां पे जो प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न में, सर यूट्यूब पर क्लास लेकर नेट हो जाएगा या बैच? बेटा बैच ले लीजिए तो बेहतर होगा, बहुत सारी बातें यहाँ तो नहीं बता पाएंगे ना। डीप में अगर पढ़ना है तो आपको तो क्लास लेना पड़ेगा। मॉडल के आधार पे देखिए, यहां पे आपको याद होगा 1854 की कहानी थी। 1854 में एक व्यक्ति कंपनी के अध्यक्ष, जिनका नाम था चार्ल्स वुड, क्या नाम था? चार्ल्स वुड नाम था। इनकी अध्यक्षता में वुड का घोषणा पत्र होता है, वुड का घोषणा पत्र। और वुड का घोषणा पत्र जो था, वुड के घोषणा पत्र में सबसे पहले भारत का एक ऐसा आयोग, भारतीयों के लिए एक ऐसा आयोग जिसमें भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट बातें कही गई। अंग्रेजों ने यह बताने की कोशिश किया, इंग्लैंड वालों ने, कि हम भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले स्पष्ट उद्देश्य आए और ये तीनों के लिए काम किया। इसने प्राथमिक, माध्यमिक, हायर, पहला ऐसा आयोग था जो प्राथमिक, माध्यमिक, हायर तीनों की बात किया। स्वतंत्रता के बाद कोठारी आयोग ने किया था, प्राथमिक, माध्यमिक, हायर की बात, तीनों की बात। ये प्रश्न भी पूछा गया। तो वुड का घोषणा पत्र 1854 में आता है, और इसी में बढ़ावा देने के लिए हायर एजुकेशन को 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चर के आधार पे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास विश्वविद्यालय का स्थापना होती है। और स्थापना होने के बाद ये अपना काम, और 1887 में जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, तो इन तीनों विश्वविद्यालय में विज्ञान की उच्च शिक्षा स्टार्ट होती है। विज्ञान की उच्च शिक्षा कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे स्कूल यूनिवर्सिटी में कब स्टार्ट होती है?
1887 में जब स्टार्ट होता है, कौन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना होती। ठीक है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की यानी लंदन विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चर के आधार पे और ये स्टार्ट होता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी इज द करेक्ट। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये ऐसा आयोग था जिसमें सबसे पहले ग्रांट को देने की बात की गई। पहले मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बात की गई कि किसी भी विश्वविद्यालय और मकतब मदरसों को वो लोग चलाना अपना पवित्र काम मानते थे, तो उन्होंने ग्रांट दिया। और ये कहानी स्टार्ट होकर के आई, कब आई? जब ये कहानी आई 1854 में, तो यहाँ पे देसी और विदेशी जो भारतीयों द्वारा विदेशी अंग्रेजों द्वारा जो स्कूल स्थापित थे, उनको ग्रांट देने के लिए देसी और विदेशी के लिए एक अनुदान सहायक प्रणाली की स्थापना की गई। उठ के घोषणा पत्र में इसी को महाधिकार पत्र कहा जाता है, महाधिकार पत्र कहा जाता है। इसी को मैग्ना कार्ट कहा जाता है, इसी को मैग्ना कार्ट भी कहा जाता है। बहुत सारे प्रश्न यहां से आपके बनते हैं, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? क्लास को शेयर भी कर दीजिए आप सभी। हंटर आयोग ने, वेरी गुड बेटा, हंटर आयोग ने प्राथमिक स्कूल को लोकल गवर्नमेंट की देने की बात की थी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ, अंग्रेजी पे हायर एजुकेशन में इन्होंने कहा कि अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाए। देखिए, जितने भी अंग्रेज थे वो सारी पढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वो बाइबिल को पढ़ाना, अंग्रेजी को थोपना अनिवार्य मानना नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है, यूजीसी CARI सूची में वे जनरल सम्मिलित हैं जिन्हें CIR प्रोटोकॉल के माध्यम से अर्क माना जाता है। ठीक है, अब ये क्या चीज है आपके माइंड में कि यूजीसी केयर लिस्टेड, यूजीसी केयर लिस्टेड इंक्लूड जनरल फंड थ्रॉट द केयर प्रोटोकॉल, केयर यूजीसी केयर लिस्टेड सेकेंड इंक्लूशन रिसर्च जनरल्स इंडेक्स रिकॉर्डेशन डाटाबेस। यानी आपसे पूछा जाएगा, जब आप पीएचयू में एक जगह अभी चल रहा था, इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यू के बाद होता क्या है कि उसमें पूछा जाता है। अब आप देखिए, जब आप रिसर्च करते हैं, तो जब आपका रिसर्च में एडमिशन पीएचडी में होगा, पीएचडी में जब एडमिशन होगा, तो उसमें होता क्या कि 2 पेपर आपके टॉपिक से संबंधित आपको क्या करना पड़ेगा? पब्लिश कराना पड़ेगा, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय में आप पीएचडी कर रहे हो। तो पीएचडी जब कर रहे हो तो उसमें आपको 2 पेपर आपको छपवाना पड़ेगा, और अपने गाइड के साथ, और वो आपके टॉपिक से, वेरिएबल से इंक्लूड हो, वेरिएबल से रिलेटेड हो। इतनी बात को आप जानकारी रखें। अब कानपुर यूनिवर्सिटी एक आई, जो कानपुर यूनिवर्सिटी ने कहा कि अगर आपका स्कोपस में जनरल अगर नहीं है तो आपकी पीएचडी अवार्ड नहीं होगी। कानपुर यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में। जो हिंदी वाला बच्चा है वो कैसे स्कोपस में जनरल अपना छपवाएगा? आप बताइए। जो हिंदी मीडियम, जैसे कॉलेज को अगर दे दिया गया, कॉलेज को आपने दे दिया, कॉलेज में भी गाइड बन गए, कॉलेज में भी पीएचडी का काम चल रहा है, विश्वविद्यालय में भी चल रहा है। अगर वैसी चीजें हो तो स्कोपस में तो हो सकता है। देखिए, हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको कहानी नहीं बता रहे, हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बैटरी चेंज किया था। ठीक है, तो यहां पे है क्या कि अब भारत क्या है, एक जुगाड़ू देश है। भारत क्या है? एक जुगाड़ू देश। अब भारत जब जुगाड़ू देश है तो होता क्या यहां है कि लोग सोचते हैं कि किसी जुगाड़ से अपना काम बन जाए, किसी जुगाड़ से अपना बन जाए। अब वो क्या करते हैं कि हमारे यहां जब भारत में ये सारी कहानियां चलने लगी, तो यूजीसी ने क्या किया कि रिसर्च पेपर और रिसर्च के एक लेबल उन्होंने डिसाइड कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक लेबल डिसाइड कर दिया, और उन्होंने कहा कि भारत में जो पहला जर्नल्स होगा उसका नाम होगा केयर लिस्ट, यूजीसी केयर लिस्टेड।
यानी जब आप विश्वविद्यालय में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे होगा कि आपका स्कोपस में जर्नल कितना है, आपके केएल लिस्टेड जर्नल कितने हैं, ये आपसे पहला क्वेश्चन। उसके बाद सारी कहानी होगी। अगर आप पीएचडी करने जाते हैं तो आगे आपके चल के पेपर मिनिमम 5 तो होने ही होने चाहिए। अगर आपको विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो, एलिजिबल बनना है तो आपके 5 तो कम से कम होने ही चाहिए। ठीक है, तो यूजीसी केएल लिस्टेड भारत का सबसे एक गुणवत्ता के लेवल में पहले लेवल का है। उससे नीचे पीर रिव्यूड जर्नल्स जो बहुत सारे चल रहे हैं, भारत में चल रहे हैं। तो केएल लिस्टेड जर्नल की यहाँ जो बात की जा रही है, वो बात की जा रही है कि जो केएल लिस्टेड जर्नल होते हैं वो ऐसे सूची में है जिन्हें प्रोटोकॉल के माध्यम से अहर्क माना जाता है। और यूजीसी सूची सेकंड में वैश्विक मान्य डेटाबेसों पे सूची जर्नल्स में आते हैं। यानी दोनों की दोनों बातें क्या है यहाँ पे सही। आप सभी को अगर रिसर्च पे कमांड आपको करना है, अरुण कुमार सर की बुक ले लीजिए, एसपी गुप्ता सर की बुक, और पढ़ डालिए। धोखा मत दीजिए अपने आप को भी और अपने परिवार को भी धोखा मत दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला, इस बार छपने वाला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसमें दिया गया है कि मोक्ष के अंतर्गत अविकल्प तर्कसंगत सोपान में कौन से होंगे। याद रखिएगा, जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मेसी का मतलब क्या होता है? मेसी का मतलब होता है ब्रॉड सेंस। हमने 1 से 100 लोगों को जोड़ा, एडमिशन उन्होंने लिया, 100 से 10 लाख लोगों ने लिया, बढ़ते गए 10 लाख से करोड़, 10 करोड़, जितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास अच्छी लगे तो शेयर लाइक करिएगा। कितना भी एडमिशन ले, ओपन है। क्या है? ओपन है, ऑनलाइन कोर्स है, ओपन ऑनलाइन। 2008 में स्टार्ट हुआ और 2012 में मोक्ष वर्ष मनाया गया, इतना चर्चित हो गया। लेकिन हम कहां पर जाकर के हम अपनी क्लास को संचालित करेंगे? ये तो कोर्स है। तो सबसे जो कई वेबसाइट है, स्वयं आया, EDX है, खान एकेडमी का है, लेकिन स्वयं सबसे चर्चित वेबसाइट है। वहां जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी क्लास को संचालित कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी कोई भी पढ़ सकता है। 3 सिद्धांतों पे काम करता है। कहीं भी कोई भी किसी भी समय अपनी मर्जी से। स्टूडेंट ओरिएंटेड मुक्त होता है। क्या होता है? स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है। और साथ साथ में मुक्स में इंटरनेट के माध्यम से आप स्वयं पे जाकर के क्लास को संचालित कर सकते हैं। 4 सिद्धांतों पे काम करता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? वीडियो लेक्चर दिया जाता है, प्रिंट मटेरियल दिया जाता है, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, और लास्ट में आप क्या करते हैं? ऑनलाइन डिस्कशन फोरम करते हैं। ये 4 सिद्धांतों पे काम करता है। लेकिन ऐसे जगह जहां पे इंटरनेट की सुविधाएं ना हो, वहां पे बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे? उसके लिए क्या किया गया? 9 जुलाई 2017 को स्वयं प्रभा को ला गया है, डीटीएच के माध्यम से। आप जाते हैं हर जगह देखते हैं कि डीटीएच, किसी की जगह कुछ हो या ना हो, लेकिन डीटीएच जरूर होता है। डायरेक्ट टू होम उनके यहाँ जरूर होता है। मतलब जो छतरी नीचे रखी है, उसके माध्यम से भी सबसे पहले 32 चैनल थे, फिर 34 चैनल हुए। अब कितने काम कर रहे हैं? तो 40 चैनल काम कर रहे हैं। 40 चैनल काम कर रहे हैं इसमें। उस 40 चैनल का भी नाम आज होमवर्क के लिए आपके लिए है, जाकर के लिख लेना आप और याद कर लेना अगर आपको JRF होना है। ठीक है, सबसे पहले जो सोपान है, सबसे पहले नीड एनालिसिस। क्या होगा? सबसे पहले नीड, आवश्यकता क्या है? आवश्यकता के साथ साथ ये नया प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट का एनालिसिस करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? लर्नर का एनालिसिस करते हैं, विद्यार्थी का हम क्या करते हैं? ये 3 स्टेपों के साथ ये चलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? प्रश्न नंबर 5। क्लास को शेयर लाइक भी कर दीजिए आप सभी। क्लियर है सभी को? मंडे को जो क्लास होगी 8 बजे, वो केवल टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। मंडे को टीचिंग एप्टीट्यूड के नए प्रश्न हम आपको कराएंगे, 30 क्वेश्चन मंडे को केवल, और कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे। पहले से हम आपको पता, मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आज तक का जो भी पेपर हुआ हो, चाहे वो होम साइंस का हो, सब्जेक्ट में एजुकेशन हो, साइकोलॉजी हो, उनके सब्जेक्ट में तो आता ही आता है। साथ में याद रखिएगा, ये फर्स्ट पेपर में भी टारगेट करके रखा गया है। फर्स्ट पेपर में भी इसको क्या किया गया है? टारगेट करके रखा गया है
एक नाम है जिनका नाम है जीन पियाजे, मनोवैज्ञानिक है और उनके संज्ञानात्मक विकास के चरण है और गुणधर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन के आंसर में सेंसरी मोटर स्टेज, जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इसका जन्म से या कहीं कहीं 0 दिया होता है, 2 वर्ष का समय होता है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का समय होता है। यहाँ पे विद्यार्थी क्या करता है? प्रतिवर्त इंद्रियों कृतों के माध्यम से पर्यावरण से सीखता है। किससे सीखता है? पर्यावरण से सीखता है। और पर्यावरण के साथ साथ फिर आगे विद्यार्थी, जो ये अवस्था सेकेंड अवस्था होती है, वो 2 से लेकर के 7 वर्ष होती है। इसमें भी 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, 2 से 4, 4 से 7, इसमें भी 2 अवस्थाएं पाई जाती है। इसमें बच्चा क्या करता है? भाषा विकास करता है, वस्तुओं को निरूपित करता है और संकेतों का प्रयोग करके आरंभ करता है। यहाँ एक चीज और लिखना है, वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व क्या लिखना है? वस्तु अस्थायित्व इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसरी मोटर स्टेज का क्या है? ठीक है, ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसका नाम है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है लगभग। अगर इसमें अगर विशेषताओं की बात किया जाए तो ये विशेषता है जिसमें मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक चिंतन करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप उठा करके फर्स्ट पेपर भी देख लीजिए, सेकेंड पेपर भी देख लीजिए, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये जो है इसको 11 से लेकर के 15 वर्ष तक होता है। और इसमें क्या होता है? जहां आपको हाई लेवल थिंकिंग, जैसे परिकल्पना का निर्माण, निर्माणात्मक ढंग से कोई समस्या समाधान, सृजनात्मकता की बात, हाई लेवल थिंकिंग की बात की जाए तो सबसे रूपांतरित, यानी चारों अवस्थाओं को आपको क्या करना है? याद करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और अपने कॉपी में लिख लेना है। क्या करना है? लिख लेना है। क्लियर है सभी को? क्लास को लाइक करते भी रहिए आप सभी। क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए। कोई बात समझ में ना आए तो जरूर आप बताइएगा। हाँ, एक बात और इसमें बता दें, क्वेश्चन बनता है पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है। इस बात को भी याद रखना। अरेंज करने के लिए भी कई बार क्वेश्चन आए, कम से कम अगर मेरे संज्ञान में होगा तो 150 क्वेश्चन से कम नहीं मिलेगा। 150-200 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, केवल इतनी थ्योरी से। अरेंज करने के लिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, क्या क्या, उसके समय क्या क्या है, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है स्नोबॉल सैंपलिंग। देखिए, जो स्नोबॉल सैंपलिंग है वो यादृच्छिक प्रतिचयन का एक प्रकार है। क्या ये बात सही है? कॉन्फिडेंस के साथ बताइएगा। देखिए, प्रिया मौर्य जी ने याद कर लिया कि सर यस होता है, पी होता है, सी होता है, एफ होता है। मतलब अपनी चीजों को उन्होंने क्या किया? एक कीवर्ड में उसको लगा दिया। बहुत बढ़िया। स्नोबॉल प्रतिचयन उस स्थिति में सहायक होता है जब प्रतिदर्श ऐसे समूहों से संबंधित हो जहां तक पहुंचना कठिन हो। क्या बात सही है या गलत है? पहला जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि इसमें दिया गया कि स्नोबॉल प्रतिचयन जो होता है वो यादृच्छिक प्रतिचयन का भाग नहीं होता है। यादृच्छिक में प्रोबेबिलिटी में साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श, दूसरा जो होता है स्तरीकृत होता है, तीसरा एरिया होता है, सिस्टमैटिक होता है, व्यवस्थित। उसके अलावा जितने भी आते हैं वो नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं। यानी ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। स्नोबॉल किस में आता है? स्नोबॉल जो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट सेकेंड दिया गया है कि स्नोबॉल प्रतिचयन उस स्थिति में सहायक है जहां प्रतिभागी ऐसे समूह में संबंधित हो जिन्हें तक पहुंचना कठिन हो। यानी कि यहाँ पे जो कीवर्ड है इसका स्नोबॉल का, सामाजिक संबंध। क्या कीवर्ड है? सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध के साथ साथ दूसरा जो है सामाजिक नेटवर्क या नेटवर्क। सामाजिक क्या है? नेटवर्क। ये कीवर्ड है। और यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है? हम आपके यहाँ जाए, आप दूसरे के यहाँ, वो तीसरे के यहाँ भेजते हैं, तो यहाँ पे जो होता है वहां पे पहुंचना क्या होता है? कठिन होता है। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है? अगला प्रश्न जिसमें दिया गया है, पूछा गया है कि एपीए शैली। एपीए शैली क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। देखिए, जितने भी विषय हैं उन विषय में
जब आप रिसर्च करेंगे या आप कोई पेपर लिख रहे हैं तो उसके नीचे रेफरेंस किस स्टाइल में करेंगे, वो हर सब्जेक्ट का बंटवारा किया, साइकोलॉजी का, एजुकेशन का, ये सब एपीए स्टाइल में लिखे जाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। एपीए स्टाइल में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इससे रिफरेंसिंग का स्टाइल होता है, ठीक है। और स्टाइल होता है तो आपको उस दिन मैंने बताया था कि अगर शोध पत्र आप लिख रहे हैं तो किसको सबसे पहले लाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन, पहले नंबर पे क्या होगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद दूसरे नंबर पे क्या होगा, मेथड, दूसरे नंबर पे मेथड, तीसरे नंबर पे आप रिजल्ट को करेंगे, तीसरे पे रिजल्ट होगा, चौथे नंबर पे टेबल आप बनाएंगे, और लास्ट में आप क्या करेंगे, अगर आपके उससे रिलेटेड कोई डायग्राम है, कोई चित्र है, कोई फिगर्स है, तो आप लास्ट में क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे, उसमें लगा देंगे पीछे से, यानी आंसर कॉपी है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। क्लास शेयर लाइक करते रहिए आप लोग। पहला मार्टियन प्रोटोकॉल, दूसरा रियो शिखर सम्मेलन जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता 2015। यानी इसमें पूछा गया है कि क्या आंसर इसका होगा, मैचिंग करके बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9। मार्टियन प्रोटोकॉल कब आया था, तो मार्टियन प्रोटोकॉल 1987 में आया। 1989 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने क्या किया, सबमिट कर दिया। और साथ साथ में क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था वो कब आया था, 1997 में। इन्होंने 2005 में अपना रिपोर्ट क्या किया, सबमिट कर दिया। पेरिस समझौता 2015 में आया था, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, इसी को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है सभी को? कोप 21 2015, वेरी गुड स्वाति जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न जिसमें कभी कभी शोधकर्ता अपनी रिपोर्ट में यानी सामान्य प्रयोग करते हैं, जिसको मैचिंग करने के लिए इस बार पूछा, मैचिंग करने के लिए दिया था, ठीक है, दिया था मैचिंग करने। तो सीएफ का मतलब क्या होता है, सीएफ का मतलब क्या होता है? सीएफ का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना, तुलना करना। क्या करना, तुलना करना। यहां दिया गया निम्नलिखित में से भारत के किस शिक्षा आयोग ने, या यह सुस्पष्ट है, यदि उच्चतर शिक्षा में आमूलचूल सुधार नहीं किया गया तो हमारा प्रशासन, तकनीकी, हमारी प्रगति, हमारे बौद्धिक मापदंड, उन्नति सब गंभीर रूप से, यानी कोठारी आयोग 1964-66, ठीक है। इनका शीर्षक जो था वो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। इसको भी शीर्षक भी याद कर लीजिए, चाहे आप एजुकेशन पीजीटी का दे रहे हैं या आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। केंद्र के बजट का 6% शिक्षा पे यूज किया जाए। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में 1964, 48 और 49, जिसमें कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात, कृषि विश्वविद्यालय के साथ साथ यहाँ पे ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की बात, और ग्रामीण उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया जाए, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया जाए, ठीक है। यूजीसी की स्थापना की बात करते हैं। हंटर आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग जिसका नाम 1882, और ये जो 18 इसमें हंटर, और इसके साथ साथ में यहाँ पे दो विशेषताएं, प्राथमिक शिक्षा को लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, प्राथमिक शिक्षा को लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, और साथ साथ में माध्यमिक के जो सिलेबस है, माध्यमिक के जो पाठ्यक्रम है,
उसको दो भागों में बांटा जाए। माध्यमिक शिक्षा को ए कोर्स और बी कोर्स के रूप में, ए और बी कोर्स के रूप में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग। आंसर क्या है इसका? कोठारी आयोग। क्लियर है सबको? क्लास को शेयर लाइक करते रहिए आप भी, ठीक है। हाँ, यूजीसी का पुणे, हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता, बेंगलुरु और असम क्या है उसका क्षेत्रीय कार्यालय। अगला प्रश्न इसमें दिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित तक करना है। जल्दी से आंसर करिए, आगे बढ़ा जाए। जल्दी से इसका आंसर करना है सभी को। अच्छी लगे तो शेयर लाइक जरूर करिएगा। एनएपी 2020 से यह प्रश्न पूछा गया है। अभी भी जिसके पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पीडीएफ नहीं है वो वेबसाइट से डाउनलोड कर ले, ना मिले तो मेरे पास आइए, मैं आपको देता हूं निकाल के रूप में। सुबह शाम उसको पढ़िए, 2 पेज, 2 पेज केवल पढ़िए। बात मान लीजिए, 2 पेज केवल पढ़िए, बस केवल 2 ही पेज डेली पढ़ना है आपको लगातार। चाहे कोई भी एग्जाम देंगे, आपके एग्जाम में वो प्रश्न पूछेगा। एनएपी 2020 से प्रश्न आना तय है, ठीक है, चाहे भी विषय क्या आप हो। तो अभी मैंने बताया कि 2035 तक कितना? 50%। ये सब आपको एकदम रट जाना चाहिए, कहीं भी प्रश्न पूछा जाए। ये 6 है, देखिए याद रखिएगा, छल नहीं है, ये 6 है। क्या है? 6 है। कोठारी आयोग की अनुशंसाएं, ठीक है, हाँ बिल्कुल डाल देंगे, ऐप पे डलवा देंगे, ठीक है। एजुकेशन में भी करवा देंगे, फर्स्ट पेपर में भी करवा देंगे, ठीक है, बिल्कुल डलवा, आज ही करवा देंगे ये काम। एनएपी 2020 का पीडीएफ आपको आज ही करवा देंगे ना, ऐप में, फर्स्ट पेपर में भी और सब्जेक्ट में भी। उसको प्रिंट निकाल लीजिए, हिंदी अंग्रेजी जो भी आपको, टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दीजिए बच्चों को। आइए, प्रश्न दिया हुआ है कि कोठारी आयोग, कोठारी आयोग की अनुशंसाएं। कोठारी आयोग ने क्या क्या बातें कही? कोठारी आयोग ने उन्नत अध्ययन एडवांस सेंटर की स्थापना करने की बात की। एडवांस सेंटर के साथ साथ महाविद्यालयों का उन्मूलन, सतत मूल्यांकन का उन्मूलन, 6 यानी कि इसी को जो 6 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, इसी को वरिष्ठ, याद रखिएगा, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कौन करता है? वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कोठारी आयोग करता है। याद रखिएगा, मोस्ट ऐसे विद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय जो नवाचार में, इनोवेशन में जो आगे हैं, उन्हीं को वरिष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना करने के बाद कोठारी आयोग ने कहा, ठीक है। कोठारी आयोग ने कहा यानी कि वरिष्ठ विश्वविद्यालय। व्याख्यान गुणवत्ता की सुधार किया जाए, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ शिवानी जी, लास्ट में बात करेंगे बेटा। क्लियर है सभी को? क्लास को शेयर भी कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए। 6 वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना। अगला प्रश्न जिसमें दिया गया है, वे कारक जो अधिगम को प्रभावित। फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड का ये प्रश्न है, टीचिंग एप्टीट्यूड का, कि वो ऐसे कौन से कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अधिगम, उन्मूलन बेटा बात की गई है, निया जी बेटा उन्मूलन की बात की गई है। पूरा सेंटेंस को पढ़िए बेटा, खत्म करने की बात नहीं करते ना, उसको बढ़ावा देने, सतत मूल्यांकन को बढ़ावा देंगे ना। समझ में आ गई निया जी बात? अब यहां पे जो प्रश्न किया गया है कि अधिगम, आप लर्निंग, कोई भी स्टूडेंट कर रहा है तो लर्निंग की प्रक्रिया में जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, मानसिक स्वास्थ्य, अगर मस्तिष्क यानी आप मानसिक रूप से स्वास्थ्य नहीं होंगे तो कहीं न कहीं आप ये अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है। अधिगम को ये प्रभावित करता है तो थकान भी प्रभावित करती है, पढ़ने का मन नहीं करता है। अब मुझे ऐसा लगता है थकान उसको लगती है जिसको अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं होते हैं, जिसको जेआरएफ नहीं होना। वो जो 50 बच्चों में जो जेआरएफ में लिस्ट में आते हैं, क्या आप नहीं आ सकते? क्या आपके अंदर वो शक्ति नहीं है? क्या भगवान ने अलग से उनको बना के भेजा है? नहीं, आप में से वो जेआरएफ होते हैं, आप में से वो जेआरएफ होते हैं जो ये करते हैं कि पढ़ते तो जरूर हैं लेकिन टेस्ट भी करते हैं, घर पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप जितना दुनिया में जितना भी पढ़ लीजिए, अगर जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला, गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। जेंडर से यहां कोई लेना देना नहीं, जेंडर से यहां कोई लेना देना नहीं, और तत्परता भी, जितना आपके अंदर
तत्परता हो। जैसे एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है थार्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने प्राथमिक 3 नियम दिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता में उन्होंने कहा कि जब अधिगम की प्रक्रिया में कोई जीवकर्ता, कोई अधिगमकर्ता खुद से तत्पर हो किसी काम करने के लिए, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बॉन्ड अच्छा बनता है, किसी विशिष्ट उद्दीपक विशिष्ट क्रिया के साथ बॉन्ड अच्छा बनता, अधिगम की प्रक्रिया अच्छी संचालित होती है। हम जो व्यवहार समझाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, वो व्यवहार समझ में आ जाता है। यानी कि तत्परता भी, जब खुद से आप तत्पर ना हो सीखने के लिए, हम कितना आपको पढ़ाएंगे ढकेल कर, कितना मोटिवेट करेंगे, जब आपके अंदर ये हो कि नहीं, इस बार जेआरएफ होकर के दिखाना है, दोबारा फॉर्म इस सब्जेक्ट से नहीं भरना है। थकान भी कहीं ना कहीं करता है। यानी ऑप्शन हम किसको करेंगे? ए बी डी ई, यानी बी ऑप्शन करें। दोबारा फॉर्म इस सब्जेक्ट से तो नहीं भरना है। दिसंबर के बाद इस सब्जेक्ट से फॉर्म जेआरएफ के लिए नहीं भरना है, अदर सब्जेक्ट के लिए भरना है। अगर आप और पीजी किए हो, और भी काम है भाई, बहुत सारे काम है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करना है, नौकरी लेना है, कि बस जेआरएफ का फॉर्म ही भरते रहेंगे जीवन भर हमेशा। फिर वही कहानी स्टार्ट करेंगे, 6 महीने बीत जाएंगे, एग्जाम आंसर किया है कि फिर वही स्टार्ट हो। आगे बढ़िए लगातार। अंतरराष्ट्रीय सौर संधि आधिकारिक भाषाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन पूछा गया। ये ग्लोब है, थोड़ा सही तो नहीं बन पाया, ऐसे जियोग्राफी का मैं भी स्टूडेंट हूं। यहां पे शून्य अंश, और यहां पे जो है वो 23.5, और यहां पे 66.5। तो ये जो एरिया है, जैसे सूर्य भगवान है, इनकी किरण जो है लगातार ऐसे सीधे पड़ती है, तो ये जो एरिया है ये बहुत गर्म होता है। ये क्या होता है? गर्म होता है। और आजकल आप सौर सिस्टम में भी देख रहे हैं कि जहां लगातार पड़ता रहता है उसका। तो ये जो समझौता है, इस समझौता किस देश के अंतर्गत हुआ ये भी बता दीजिए। किस किस देश के अंतर्गत हुआ समझौता, इसमें किस भाषा का यूज किया जाता है? 2015 में पेरिस और फ्रांस में कोप 21 को लॉन्च किया गया, और 77 देशों ने उस पर सिग्नेचर किया था, और जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा को क्या किया गया? लाया गया था, जिसके अंतर्गत, यानी कौन सा होगा? ए ऑप्शन, फ्रांस और पेरिस। वेरी गुड। 15 ए हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। आपको याद होगा, मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। याद होगा क्या हमने दिया था? जितने भी ओपन यूनिवर्सिटी हैं उनका पूरा सन लिखना है कि कब कब उनका सन, कब कब वो उनकी स्थापना हुई थी। कुछ चीजें हैं, राजेश टंडन 1999 में, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में। आपको याद होगा नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय 1987 में मैंने आपको बताया था। 2 विश्वविद्यालय आपको क्या है? पता है। और 2 विश्वविद्यालय के साथ था नालंदा हो गया। मध्य प्रदेश भोज 1991 में। 1991 में, जब तक देखिए क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, और अगर नहीं करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अब याद रखिएगा कि 1987 में नालंदा, 1997 में, यानी कि बिहार से सीधे आप चले जाइए कलकत्ता। कहां चले जाइए? कलकत्ता चले जाइए, जस्ट बगल में ही है। तो 97 में हो गया। कर्नाटक थोड़ा दूर है, ठीक है, कर्नाटक क्या है? थोड़ा दूर है, 1996। ठीक है, अब आप बता दीजिए किसका आंसर होगा। याद आपको तरफ होना है। क्लास को शेयर लाइक करते रहिए, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन भी कर लीजिए। 3 बजे शाम को भी एजुकेशन की क्लास होती है मेरी। आज पब्लिक क्लास पढ़ाएंगे, अभी टॉपिक आपको बता देते हैं लास्ट में। चलिए बजे, क्लियर है सभी को? अरेंज करना है, अरेंज करना है तो कौन सा ऑप्शन होगा? सबसे पहले जो आएगा वो 1987 आएगा, ई ऑप्शन सबसे पहले आएगा। अगला प्रश्न जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कालक्रम अनुसार के व्यवस्थित करिए। अच्छा, कैसे आप कालक्रम के अनुसार? देखिए दिमाग का यूज करना है।
आप बहुत सारी चीजों को रट नहीं सकते। कुछ जगह की पॉइंट मैं आपको हमेशा टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कराऊं, रिसर्च एप्टीट्यूड का, चाहे हायर एजुकेशन का, सब जगह आपको ट्रिक बताते कि देखिए आप सारी कहानियों को अपने खोपड़ी में नहीं रख सकते। मेमोरी की तरह होता है, एक डिलीट करेंगे दूसरा आएगा, लेकिन कुछ ऐसे की पॉइंट रखिए जो आपका काम बन जाए। सबसे पहले वैदिक शिक्षा प्रणाली आई। ये बात क्या है, क्लियर है कि सर सबसे पहले वैदिक शिक्षा प्रणाली आई। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली आई यानी कि सबसे पहले ये होगा। उसी में उपनिषदी शिक्षा प्रणाली आई, दूसरे नंबर पे होगा। और उसके बाद सीधे सीधे तक्षशिला विश्वविद्यालय वैदिक शिक्षा प्रणाली का केंद्र था, जो नल्ला पाकिस्तान में वर्तमान में चला गया। लेकिन भारत में विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, प्रवेश की आयु 16 वर्ष इसकी थी। और यहाँ पे पाणिनि जैसे, चाणक्य जैसे लोग, यहाँ पे जीवक जैसे यहाँ पे पढ़े हुए थे। और मकतब नालंदा पहले आएगा, तब मकतब लास्ट में आएगा। अगर आप वैदिक शिक्षा प्रणाली, बौद्ध शिक्षा प्रणाली, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर यहीं पे के वेदों के आधार पे पहले शिक्षा इधर स्टार्ट हुई, यानी डी ऑप्शन सबसे पहले आ जाएगा। तो क्लियर है, सब लास्ट में कौन सा आएगा, बी आएगा। कोई संशय तो माइंड में नहीं चल रहा है ना? हाँ तेजपाल जी, एडमिशन ले लीजिए। अब कल तो नहीं रही है ऐप में, लेकिन जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। कोई संशय मन में चल रहा हो तो बता दीजिएगा। तक्षशिला में शिक्षण की पद्धति थी डेमोन्स्ट्रेशन विधि, और डेमोन्स्ट्रेशन विधि को ही हम प्रदर्शन विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रदर्शन विधि के नाम से वाद विवाद पर चर्चा, यानी कि डिबेट डिस्कशन करते हैं। प्रोजेक्ट विधि स्टूडेंट ओरिएंटेड, और प्रोजेक्ट विधि को किसने दिया, प्रयोजनवाद में, आपको याद होगा प्रश्नोत्तर विधि। तो यहाँ पे दिया गया है कि तक्षशिला में कौन सी शिक्षण विधि की बात की जाती है, जल्दी से आंसर करिए। तक्षशिला में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, वाद विवाद और परिचर्चा। पहले क्या होता था, पहले आपको मार्कशीट नहीं दी जाती थी, आपको उपाधि नहीं दी जाती थी। वहां पे क्या होते थे, तर्क शास्त्र के और तर्कों के माध्यम से डिबेट टाइप का होता था, जहां पे शास्त्रार्थ हुआ करते थे। लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत आते हैं। इनका कार्यकाल 1906, भारत में 7 साल का इनका कार्यक्रम था, और इन्होंने इस 7 साल में भारतीय शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किए, जिसमें शिमला सम्मेलन सबसे पहले इन्होंने किया, शिमला सम्मेलन। और शिमला सम्मेलन 1901 में इन्होंने किया। किसी भी भारतीय को नहीं बुलाए, किसी भी भारतीय को नहीं बुलाए, रोज था। उसके बाद 1902 में रैले आयोग, कौन सा, रैले आयोग आता है, और रैले आयोग के बाद इसी को कहा जाता है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसी के आधार पे, दोनों के आधार पे 1904 में भारतीय अधिनियम बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, भारतीय अधिनियम बनाए जाते हैं। और अधिनियम में बातें की जाती हैं, वो कौन सी बातें थी, कि नए महाविद्यालयों को मान्यता देने में कठोर नियमों का पालन किया जाए, और विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ किए जाए। पहले विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य नहीं होते थे, शिक्षण कार्य स्टार्ट किए जाए। फिर शिक्षण की गुणवत्ता को बरकरार रखना चाहिए। ये सब बातें किसने कहा, ये सब बातें किसने कहा, तो ये लॉर्ड रिपन के समय कहा गया, सॉरी लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया है कि एक मार्गिक प्रसरण विश्लेषण निम्नलिखित में से परीक्षण सांख्यिकी का प्रयोग करता है, जेड टी का स्क्वायर एफ। हमने आपको बताया था कि अगर कैपिटल टी आता है इसका मतलब होता है स्कोर, याद रखिएगा, इंटरव्यू में पूछा गया। टी कैपिटल अगर स्मॉल होता है तो इसका मतलब होता है टेस्ट। टी टेस्ट का यूज कहां करते हैं, मध्यमानों की तुलना करने के लिए करते हैं। कितने, दो मध्यमानों की, दो ग्रुप्स की तुलना करने के लिए। ठीक है, दो ग्रुप्स की तुलना करने के लिए किसका यूज करते हैं, टी टेस्ट का। दो से अधिक ग्रुप्स हो तो एफ को ही हम कहते हैं, एफ टेस्ट को ही कहते हैं, क्योंकि फिशन ने बनाया था इसलिए एफ टेस्ट भी कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है
एनोवा, एनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है एनोवा के आगे। काई स्क्वायर है, ठीक है, जेड टेस्ट है, टी टेस्ट, यानी कि क्या आंसर होगा, एनोवा। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली विकास का सही क्रम है? क्या आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं? कभी आपको प्राचलिक और प्राचलिक टेस्ट में रिसर्च में कुछ समझ आती है? जल्दी से बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली का विकास? ऑडियो विजुअल, क्या ऑप्शन सही होगा प्रश्न नंबर 21 का? चलिए, कौन सा ऑप्शन सबसे पहले क्या आएगा? ऑडियो सबसे पहले, तार्किक मौखिक दृश्य लास्ट में, आईसीटी पे, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसमें दिया गया है, ये प्रश्न देखिए एजुकेशन से संबंधित है, लेकिन प्रश्न आपके फर्स्ट पेपर पूछा गया। ओंटोलॉजी, ठीक है, और ज्ञान मीमांसा, मेथोडोलॉजी, मेथड, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन दिया गया है ठीक है। इसमें देखिए आपको जब ज्ञान मीमांसा पूछा जाएगा, ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है जैसे आपको मेथड की बात किया जाए, ठीक है, यहाँ पे आइडियोलॉजी, वास्तविकतावाद, सर्वेक्षण, सकारात्मकवाद, तो सबसे पहले सत्ता मीमांसा क्या करता है? सत्ता मीमांसा जो है इसका काम, जिसमें वास्तविकता की बात की जाती है, और ज्ञान मीमांसा में जो बात की जाती है वो सकारात्मक पोस्टिविज्म की बात की जाती है, और मेथड मेथोडोलॉजी में आइडियोलॉजी की बात की जाती है, और मेथड का मतलब होता है जहां पे सर्वे में यूज होता है, यानी ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन सही। ठीक, सामाजिक विज्ञान में केंद्रीय मुद्दा प्रश्न यह है कि क्या प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग कर सामाजिक दुनिया का अध्ययन किया जा सकता है? कथन विषय की ओर संकेत करता है। ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, देखिए जो मूल्य मीमांसा है इसको आचार मीमांसा भी कहते हैं। यहाँ पे अनुशासन, अनुशासन के साथ साथ निष्कर्ष की और बात की जाती है। यहाँ पे अगर आपको कहीं भी दिया हो शिक्षण विधियां, क्या दिया हो? शिक्षण विधियां, और कहीं पाठ्यक्रम दिया हो, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो आप लगा के आएंगे ज्ञान मीमांसा। तो कौन सा ऑप्शन यहां आप देखिए ध्यान से क्या दिया है? विधियों का प्रयोग। अगर विधियों का प्रयोग की बात की जाए रही है तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन को हम क्या करेंगे? सही। ये की पॉइंट है, शिक्षण विधियां और पाठ्यक्रम की बात की जा रही है। एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेत और प्रतिभाग गति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रश्न पहेली सत्र अपनाता है मूल्यांकन के रूप में।
मूल्यांकन का कभी भी आपको क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं कि जब आपको संकलनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा तो संकलनात्मक मूल्यांकन में आपको कीवर्ड मिलेगा वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, ठीक है, सेमेस्टर के अंत में ये शब्द आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये शब्द आपको मिल जाएंगे वर्ष के अंत में, सेमेस्टर के अंत में, जहां पे अगर ग्रेड देने की बात की जाए, अंक दे दिया जाए, अंक कब देंगे, कोई बच्चा पास हो रहा है तो वर्ष के अंत में, सेमेस्टर के अंत में ही देंगे, यानी ग्रेड हो गया, अंक हो गया, क्रेडिट दे दिया जाए, क्रेडिट दे दिया जाए, ठीक है, और क्रेडिट के साथ साथ प्रगति पत्र दे दिया जाए, ठीक है, ये की पॉइंट हैं जिसके संकलनात्मक मूल्यांकन के सबमेटिव के लिए, किसके लिए, सबमेटिव के लिए, ठीक है। क्राइटेरियन जो है निकष संदर्भी परीक्षण, यहां पे एक कीवर्ड है जिसका नाम है प्रवीणता, क्या है, प्रवीणता शब्द आपको मिल जाएगा, मास्टरी, ठीक है। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, फॉर्मेटिव ही होता है जिसमें हम बात करते हैं क्लास के कक्षा के बीच में, क्लास के दौरान बीच बीच में प्रश्न पूछ ले, फीडबैक लगातार मिल जाए, क्या मिल जाए, फीडबैक मिल जाए, प्रेरणा शब्द मिल जाए आपको, मोटिवेशन और ऐसे शब्द मिल जाए, ठीक है, ये शब्द अगर मिल जाए तो आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। और डायग्नोस्टिक जहां पे होगा, जहां आपको ऐसे शब्द मिल जाए जहां पे कमजोरी, किसी विद्यार्थी की कमजोरी, कारणों का हम पता करना हो, हमें किसका पता करना हो, कारणों का पता करना हो, तो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि बीच बीच में बढ़ावा देने के लिए प्रश्न, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन को सही करेंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, समझ में आ रही बात, क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है, चलिए ये सब की पॉइंट याद कर लीजिएगा, घर पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप जरूर बताइएगा, अगर नहीं सॉल्व होगा तो जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है जिसमें दिया गया है कि अकादमिक निष्पादन निर्धारित करता है, विद्यार्थियों का अकादमिक निष्पादन निर्धारित किससे निर्धारित होता है, ये महाविद्यालय एक शिक्षक विद्यार्थियों के घर की परिस्थितियों, उपलब्ध छात्रावास से संबंधित वास्तविक परिस्थितियों का चित्रण की दृष्टि से शोध करता है, करने के लिए कौन सा शोध उपयोगी होगा। अब ध्यान दीजिए, इस पे दिया गया है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मात्रात्मक शोध, मात्रात्मक शोध, कैसा शोध का टाइप है, मात्रात्मक शोध का टाइप है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और यहां कॉज इफेक्ट यानी कि कारण और प्रभाव, कारण कौन बनता है, कारण स्वतंत्र चर होता है और प्रभाव चर, कारण प्रभाव देखते हैं, परिकल्पना का यहाँ टेस्टिंग करते हैं, और यहीं पे हम वैधता वैलिडिटी को भी देखते हैं। विवरणात्मक शोध कहता है क्या है की बात करता है, वर्तमान की प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित शोध को हम क्या करेंगे, संचालित करेंगे, किसी जनजाति पे रिसर्च करना हो, किसी जनजाति पर शोध करना हो, ठीक है, जब जनजातियों पे शोध करते हैं तो इसका यूज करते हैं। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जिसमें दिया गया है कि निम्न में से प्रभावोत्पादक श्रेणी मुख्य शिक्षण व्यवहार माना जाता है, मुख्य शिक्षण व्यवहार ऐसे क्या हैं जो बहुत प्रभावी माने जाए, ठीक है, कौन से ऐसे प्रभाव है, क्या जो अधिगम करता अवबोध निमित्त को, उनके विचारों को स्पष्ट करता है, निर्मित, एक मिनट मैं देखता हूं यहां कुछ गड़बड़ होगा, विभिन्न स्तरों को उसके विचारों से स्पष्ट करता है, किससे करता है, जो अधिगमकर्ता अवबोध के विभिन्न स्तरों के उनके विचारों से क्या करता है, स्पष्ट करता है, और स्पष्ट के साथ साथ और क्या करता है, नेत्रवाणी भाव भंगिना
उत्साह जोश से क्या करता है, प्रदर्शित करता है। स्वीकृति संक्षेपण विद्यार्थियों का प्रयोग करता है। साधारण जो देखिए शिक्षण संबंधित व्यवहार है, इसलिए यहाँ पे ये बातें नहीं होंगी। और साधारण प्रश्नों के माध्यम से जांच करना, चर्चा करना, चिंतन पे आधारित हो, लेकिन सक्रिय भागीदारी होगी। क्या होगी? सक्रिय भागीदारी होगी, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला प्रश्न जिसमें दिया गया है, वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें प्रौढ़ अधिगम करता। प्रौढ़ अधिगम करता कौन होते हैं? जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। जो औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है फॉर्मल एजुकेशन, जो विश्वविद्यालय कॉलेजों में जो एक सीमित यानी समय में जिस बधा हो, औपचारिक शिक्षा प्राप्त न कर पाए। जो 15 से 35 वर्ष का हो के अंदर हो, उसको लिया जाता है। और ये विद्यार्थी केंद्रित बातें होती हैं, विद्यार्थी केंद्रित, ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित बातें होती हैं। और साथ साथ में यहां पे बात की जाएगी कि 2 अक्टूबर को ये स्टार्ट किया गया, एंड्रोगॉगी होगा। पेडोगॉगी शिक्षण केंद्रित होता है। क्या होता है? शिक्षक केंद्रित होता है। ये शिक्षक केंद्रित होता है, ये विद्यार्थी केंद्रित। ठीक है। और एनसीईआरटी को जिम्मेदारी दी गई, एनएपी 2020 में एनसीईआरटी को जिम्मेदारी दी गई कि आप इनका कैरिकुलम को तैयार करिए, प्रौढ़ शिक्षा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का संकु। अनुभव का संकु किसने प्रस्तुत किया? जॉन डेवी, जो एक प्रयोजनवादी हैं। ठीक है, जॉन डेवी और किलपैट्रिक इनके स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रोजेक्टिव मेथड दिया। फोवेल, एडलर ड्रेक का क्या है? अनुभव का संकु है। क्या है? अनुभव का संकु है। अगला है, भारत में महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों संबद्धता का वर्तमान प्रणाली कब शुरू गई? यानी 1854 में स्टार्ट हुआ, और उसके साथ साथ फिर जो स्टार्ट हुआ वो 1857 में, जब विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है। आगे जो प्रश्न दिया गया है वो है कि गुणात्मक शोध की विशेषताएं बताइए। गुणात्मक शोध की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? गुणात्मक शोध की प्रयोजक मूलक, क्या प्रयोजक मूलक कथनों शोध प्रश्नों का निर्माण करेंगे? व्यापक तरीके से प्रयोजक मूलक शोध प्रश्नों को क्या करना? बनाना। और जहां पे लघु समूह हो, छोटे समूह हो, 30 से कम पॉपुलेशन हो, शब्दों के माध्यम से डेटा हो, ये भी बात सही है। अंकीय आंकड़े कहां होते हैं? मात्रात्मक शोध में होते हैं, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझने में आ रही है? कोई समस्या? ठीक है, तो आज की ये 30 प्रश्न रहे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त